देखो आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, दैट इज ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बोर्ड एग्जाम की मैंने कुछ 3 इंपॉर्टेंट पीवाई को चूज करके रखे, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसमें आप क्या समझने वाले हो, दैट इज पहले जो कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ फॉर्मूला मिलेंगे, ये कहाँ से है कैसे है उसको देखेंगे, एकदम ईजी है। फिर एक कंडीशन है, सिंपल सी कंडीशन, दैट इज आइडियल ट्रांसफार्मर कंडीशन। तो अगर ट्रांसफार्मर आइडियल होंगे तो इस केस में क्या होंगे, फिर पावर एफिशिएंसी कितना होंगे, फिर व्हाट इफ देयर इज नो ट्रांसफार्मर, अगर ट्रांसफार्मर नहीं होते तो उस केस में हम लोगों की दिक्कत क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली जो आइडिया है ना, ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर कैसे कॉन्सिस्ट है, इन सेंस किस तरह से बना होता है ट्रांसफार्मर, कुछ प्लेट्स होंगे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ सिंपल सी डायग्राम। सो ट्रांसफार्मर दो टाइप का होंगे, दो होंगे इन सेंस, एक बिगर वन एक स्मॉलर वन। जो बिगर वन ट्रांसफार्मर होते हैं ना, वो आप देखते हो घर पे एरिया में अगल बगल में देखते रहते हो ना, गाँव पे इधर उधर। तो वो जो ट्रांसफार्मर है अपना एरिया में जो होता है ना, लोकेलिटी में, सो वो ट्रांसफार्मर बिगर वन ट्रांसफार्मर है। वहाँ पे बिगर सेटअप रहेंगे, वहाँ पे वोल्टेज की खेल भी बिगर वोल्टेज से होंगे। ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर के जो मेन काम है वो काम क्या है कि जो कम वोल्टेज होंगे तो उसको इंक्रीज करके देंगे हमें, अगर ज़्यादा वोल्टेज है तो उसको डिक्रीज करके देंगे। ठीक है, तो बेसिकली वोल्टेज के साथ प्ले करेंगे ट्रांसफार्मर। तो अगर बिगर ट्रांसफार्मर होंगे ऑब्वियसली बिगर वोल्टेज वहाँ पे होंगे। तो अगर स्मॉलर ट्रांसफार्मर होंगे, जैसे लेट्स से इस तरह के ट्रांसफार्मर जो होता है ना रेडियो टीवी वगैरह में, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसके अंदर भी होता है ट्रांसफार्मर। तो वो जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए होते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी वोल्टेज ज़्यादा कम करना होता है ना, तो वह काम ट्रांसफार्मर करेंगे। और गाँव में या तो जो लोकेलिटी में हम लोगों को जो घर पे करंट मिल रहा है वो कहीं से आ रहे हैं ना, तो वो जो आ रहे हैं करंट, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा करंट निकलेंगे। तो उतना ज़्यादा करंट अगर हम लोगों के घर पे एंटर हो जाए तो क्या होंगे उस केस में, वो सब कुछ जल जाएंगे, है ना, डैमेज हो जाएंगे चीज़ें जो भी अप्लायंसेस है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग यूज़ करेंगे ट्रांसफार्मर, देखेंगे अभी, है ना। ऐसे सिंपल रखते हैं। जो ट्रांसफार्मर है ना, वो किस तरह से बने होते हैं, कुछ एक प्लेट होंगे इस तरह से, मतलब प्लेट्स होंगे इस तरह से। ठीक है, बहुत सारे प्लेट्स इस तरह से होंगे और बीच में ये खाली जगह है, ये प्लेट है बेसिकली। तो इस तरह से एक के ऊपर एक और प्लेट होंगे, है ना, इस तरह से प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स होंगे और यहाँ पे बीच में वो जगह जो है वो खाली होंगे और इस तरह से 2-3 बना दो बेसिकली, मतलब प्लेट्स होंगे। एग्जाम में ये सब ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे क्या होंगे, प्लेट्स होंगे इस तरह से और बीच में वो खाली जगह होंगे। तो ये जो प्लेट है इस तरह से, इसको हमने इस तरह से रखा। ठीक है, तो ये जो प्लेट है ना, ये जो प्लेट है ये बनी होती है सॉफ्ट आयरन से। ठीक है, सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन एंड हार्ड आयरन की मीनिंग क्या है, जो रॉड होते हैं ना, आयरन रॉड, वो सब हार्ड आयरन है। जो स्टील होता है ना, तो वो स्टील भी हार्ड आयरन है काइंड ऑफ। तो बेसिकली ये जो सॉफ्ट आयरन है ना, दैट इज, आप एग्जांपल ले सकते हो, एक है सिलिकॉन स्टील बोलते हैं। तो बेसिकली ये सब सॉफ्ट आयरन है। तो उसकी खास प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये जो प्लेट है इसमें उस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे उसी कॉइल पे, उसी मतलब प्लेट के अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे। निकलेंगे भी तो कम निकलेंगे, ज्यादा नहीं निकल पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे वह सब मैग्नेटिक फील्ड को वो स्ट्रेंथन करेंगे, ज्यादा स्ट्रेंथ देंगे, या तो लीक नहीं होने देंगे। ये प्लेट इस तरह से इसको रोटेट यहाँ पे मतलब रहेंगे। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सपोज प्रोड्यूस हुआ तो वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रोटेट करेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा इस सॉफ्ट आयरन में रहेंगे। ठीक है, बाहर लीक कम करेंगे, थोड़ा सा करेंगे वो अलग बात है, लेकिन कम करेंगे, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में आपने क्या देखा, ये जो प्लेट्स है इस तरह से एक के ऊपर दूसरा रहेंगे और ये जो प्लेट्स है ना, प्लेट्स के बीच में क्या लगा होंगे, कुछ लेमिनेशन टाइप का लगा होंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ प्लास्टिक जैसा कुछ लेमिनेशन लगा देंगे। तो ये जो लेमिनेशन प्लेट्स के बीच में होंगे, क्यों होंगे प्लेट्स के बीच में लेमिनेशन, क्यों होंगे, क्योंकि तब क्या होंगे मालूम है, एक्चुअली प्लेट्स है ना ये, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगे। हमने पढ़ा था ना एडी करंट, याद है, जब भी एडी करंट की केस में क्या था कि एक प्लेट है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, देखेंगे अभी। तो वो जब फ्लक्स चेंज होंगे तो उस केस में क्या मिलेंगे, ईएमएफ मिलेंगे, फेराडे ने कहा था, है ना, जब भी फ्लक्स चेंज होंगे तो ईएमएफ मिलेंगे, फेराडे ने कहा था। तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगे, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे भी एक करंट प्रोड्यूस होंगे इस प्लेट पे। तो ये जो करंट प्रोड्यूस होंगे ना प्लेट पे, दैट करंट इज कॉल्ड एडी करंट। ठीक है, तो ये जो एडी करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ प्लेट पे, बिकॉज ऑफ दैट ये प्लेट गर्म होंगे, हीट प्रोड्यूस होंगे ना, तो वो जो हीट प्रोड्यूस होंगे मतलब कुछ एनर्जी लॉस होंगे, गर्म हो जाएंगे। तो उसी गर्मी को कम करने के लिए, यानी हीट प्रोडक्शन को कम करने के लिए, एनर्जी लॉस को कम करने के लिए, हीट प्रोड्यूस होने मतलब क्या, एक एनर्जी है, हीट एनर्जी। सो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ तो लॉस हो गया ना, गर्म हो गया हीट एनर्जी, तो आसपास सराउंडिंग को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो बेसिकली वो एनर्जी थोड़ा सा लॉस हुआ। तो ये जो एनर्जी लॉस हुआ उसको कम करने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे लेमिनेशन टाइप का लगा देते हो ताकि हीट
कम से कम बाहर जाए, ठीक है, मतलब लॉस कम हो, ठीक है, ये मतलब कहानी ट्रांसफार्मर की। अभी देखो ये जो प्लेट है इस तरह से ड्रॉ करने से तो मतलब कर नहीं सकते हम लोग बार बार, तो इसीलिए हमने क्या किया, ये जो प्लेट है एक को इस तरह से रख दिया, ड्रॉ किया। अभी देखो ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर मेनली दो टाइप का होंगे, दैट इज वन इज कोर टाइप, अनदर इज सेल टाइप। ये जो है ना सेल टाइप ये नहीं चाहिए, कोर टाइप हमें चाहिए, लेकिन दोनों में फंक्शनिंग सेम है। खाली क्या है डिफरेंस, यहाँ पे क्या है, इस तरह से कॉइल रखा दोनों में, यहाँ पे एक ही में कॉइल दोनों को रख दिया, एक के ऊपर एक रख दिया, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो रेड कलर की कॉइल है, यहाँ पे कुछ टर्न्स है, यहाँ पे भी कुछ टर्न्स है ना, तो यहाँ पे लेट्स से N1 टर्न्स है, यहाँ पे N2 टर्न्स, सिमिलरली यहाँ पे रेड कलर की जो है ना उसमें N2 टर्न्स, ब्लू कलर की इसमें N1 टर्न्स। तो ये जो कॉइल है पहला वाला, इसको आप बोलोगे प्राइमरी कॉइल, इसको आप बोलोगे सेकेंडरी कॉइल। सिमिलरली यहाँ पे ये जो है ना ब्लू कलर की, उसे प्राइमरी कॉइल बोलोगे, और ये जो रेड कलर की कॉइल है उसे आप बोलोगे सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। या तो सिंपल रख दो ना, नंबर 1 कॉइल दिस इज नंबर 2 कॉइल, प्राइमरी सेकेंडरी लिख के यही करोगे, है ना। तो बेसिकली नंबर 1 कॉइल, नंबर 2 कॉइल इस तरह से रख सकते हो। अभी देखो ये जो सिस्टम है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें भी दो टाइप का होंगे, वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अनदर इज स्टेप डाउन। स्टेप अप की मीनिंग क्या है कि वोल्टेज को इंक्रीज करना, वोल्टेज सपोज कम है, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज कम है, ये है इनपुट, ठीक है, सो दिस इज इनपुट। सो इनपुट पे ये है आउटपुट, सो इनपुट पे वोल्टेज कम है, तो आउटपुट पे इसमें क्या होंगे, वोल्टेज ज्यादा देंगे हमें, तो इसमें वोल्टेज जो है उसको ईएमएफ कहते हैं E1, इसमें जो ईएमएफ मिलेंगे, वोल्टेज मिलेंगे, दैट इज E2। तो इसमें क्या होंगे, वोल्टेज कम है तो E1 कम है E2 से, तो हमें आउटपुट वोल्टेज ज्यादा मिलेंगे। कैसे, क्यों, उसको देखेंगे अभी, है ना। तो अभी देखो इस केस में ये जो है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स लेट्स से N1 है और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, तो किस में ज्यादा होंगे, यहाँ पे ज्यादा होंगे, तो बेसिकली N1 इज लेस देन N2 बोलोगे आप। इसमें भी सिमिलरली क्या है, ये स्टेप डाउन मतलब क्या है कि वोल्टेज को डिक्रीज करके देंगे हमें, ज्यादा वोल्टेज होंगे तो उस केस में वोल्टेज को हमें कम करके देंगे ताकि अप्लायंसेस खराब ना हो, डैमेज ना हो। तो इसमें जो टर्न्स है उसको अपने N1 कहते हैं, इसमें टर्न्स N2, इसमें जो EMF है इसको E1 मतलब वोल्टेज, इसमें जो वोल्टेज है E2 कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप बोलोगे कि E1 इज ग्रेटर देन E2, तो इसमें इनपुट वोल्टेज ज्यादा होंगे, आउटपुट वोल्टेज कम होंगे। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल की जो N1 है, दैट इज ग्रेटर देन N2। N2 मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल बोलोगे आप, ठीक है। सो दिस इज, आप लिख लेना अच्छे से, सो नंबर ऑफ टर्न्स लिखना, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ओके, प्राइमरी कॉइल, ओके। और यहाँ पे इसको लिख देना नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, लिख सकते हैं, ठीक है, इजी। तो ये है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन के काम, कि वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, वो क्लियर है, लेकिन कैसे करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। ये जो फॉर्मूला है, इक्वेशन ये जो आया, ये कहाँ से है उसको देखना है हमें, तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। इजी है, बाकी एकदम इजी है, लेकिन ये जो है ना किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है उसको समझने के लिए आपको एक सिंपल सी टॉपिक चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। फैराडेज लॉ एंड सेल्फ इंडक्शन जानते हो, फिर भी एक बार देख लो, है ना। सो फैराडेज लॉ एंड सेल्फ इंडक्शन जानने से ये ट्रांसफार्मर टॉपिक एकदम आसान हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, एक्चुअली क्या है कि लेट्स कंसीडर, इसे सिंपल मान लेते हैं ना, तो लेट्स कंसीडर ये कॉइल है, ठीक है। कॉइल मतलब आप सोलेनॉइड भी बोल सकते हो या तो इंडक्टर भी बोल सकते हो, है ना। कॉइल मतलब सोलेनॉइड और इंडक्टर और कॉइल जो भी है, तो ये इंडक्टर है या तो कॉइल कह सकते हो। तो अभी क्या होंगे, यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रहे हैं लेट्स से, तो उस केस में क्या होंगे, इसमें भी करंट फ्लो होंगे, तो जब भी इस कॉइल पे करंट फ्लो होंगे तब हमें क्या मिलेंगे, इनसाइड द कॉइल हमें मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिला यहाँ पे कितना मिलेंगे, निकालने के लिए एक फॉर्मूला था ना, दैट इज म्यू नॉट Ni, हमने सोलेनॉइड पे डिराइव किया था, है ना। नहीं चाहिए अभी मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होंगे निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला, n मतलब नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ये था। तो बेसिकली जब भी करंट फ्लो होंगे कॉइल पे तो उस केस में इनसाइड द कॉइल हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, ये आइडिया है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे करंट जो है ना, बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड मिला, जब भी मैग्नेटिक फील्ड होंगे कॉइल के अंदर तो उस केस में आपको क्या मिलेंगे, फ्लक्स मिलेंगे ना। तो कॉइल पे अगर मैग्नेटिक फील्ड होंगे तो फ्लक्स भी मिलेंगे, तो फ्लक्स क्यों मिलेंगे, फॉर्मूला क्या है फ्लक्स की फॉर्मूला, दैट इज phi इज इक्वल टू BA cos थीटा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B है तो फ्लक्स भी होंगे, कॉइल की कुछ एरिया भी होंगे, ये A मतलब एरिया ऑफ द कॉइल, ये जो एरिया है ना कॉइल की वही है एरिया ऑफ द कॉइल। तो बेसिकली यहाँ पे फ्लक्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ तक सही है। अभी ध्यान से देखना, ये जो सोर्स है ना, दिस सोर्स इज कॉल्ड AC सोर्स। AC सोर्स के काम क्या है, AC मतलब क्या, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग मतलब वो इंक्रीज डिक्रीज होते रहेंगे। सो AC की केस में क्या होता है, करंट जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होते रहेंगे। लेट्स कंसीडर पहले करंट यहाँ पे 0 एम्पियर है,
फिर थोड़ी देर बाद करंट इंक्रीज होकर 5 एम्पियर हो गया, फिर 0 होंगे, फिर 5 होंगे, फिर 0, इस तरह से होते रहेंगे, इंक्रीज डिक्रीज होते रहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये करंट है ना, ये करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये तो कॉन्फर्म है, और थोड़ी देर बाद डिक्रीज भी होंगे। मतलब वो बोल सकते हो ना सीधा कि चेंज हो रहा है करंट, ठीक है, चेंज हो रहा है करंट। अगर करंट चेंज होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होंगे। सो आप बोलोगे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज बी, ये भी क्या होंगे, चेंज होंगे, यहाँ तक तो क्लियर है। सो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगे तो फ्लक्स क्या होंगे, तो फ्लक्स भी चेंज होंगे, यहाँ तक तो कन्फर्म है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से आपको क्या मिलेंगे, फ्लक्स भी चेंज होंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये बी है ना, बी चेंज होने से फ्लक्स भी चेंज होंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फ्लक्स भी चेंज होंगे। अगर फ्लक्स चेंज होंगे तो आपको क्या मिलेंगे, फैराडे ने कहा था कि आपको मिलेंगे ईएमएफ। कितना ईएमएफ, दैट इज माइनस d∅dt, इस तरह से निकल सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिया था फैराडे ने, और ये माइनस साइन किसने दिया था, लेंज लॉ ने दिया था, है ना। सो फैराडे ने क्या दिया था, ये जो फॉर्मूला है, फैराडे ने 2 लॉ दिया था, ठीक है, फैराडेज लॉ। पहला लॉ ने क्या कहा था फैराडे की, कि जब भी फ्लक्स चेंज होंगे तो आपको मिलेंगे ईएमएफ। सेकंड लॉ ने क्या दिया था, कितना मिलेंगे ईएमएफ, उसके लिए ये फॉर्मूला दिया था, E = d∅dt, लेकिन माइनस साइन दिया किसने था, लेंज लॉ ने, ठीक है, ये लेंज लॉ ने माइनस साइन दिया था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब भी करंट इंक्रीज होंगे 0 to 5, तब क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इनसाइड द सोलेनोइड कॉइल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होंगे तो फ्लक्स भी इंक्रीज होंगे। फ्लक्स इंक्रीज होने से आपको क्या मिलेंगे, यानी चेंज होने से आपको क्या मिलेंगे, ईएमएफ मिलेंगे। कितना, निकलने के लिए दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होंगे। कितना ईएमएफ जनरेट होंगे इस कॉइल पे, इंडक्टर पे, उसको भी हमने डिराइव किया था, है ना। तो ईएमएफ को निकल सकते हो L/di/dt इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो L मतलब इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। सो कितना ईएमएफ इसमें जनरेट होंगे इस फॉर्मूला से निकल सकते हैं। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको भी हमने डिराइव किया था जब इंडक्टर समझा था, ठीक है। तो अगर चेक करना, प्लेलिस्ट में सीरियली है ना। तो ये फॉर्मूला अभी नहीं चाहिए, अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पे हमने जो समझा उसी को अप्लाई करेंगे ट्रांसफार्मर को समझने के लिए। तो देखो ध्यान से, ऐसे समझो सिंपल कि ये एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये एक सिंपल से ट्रांसफार्मर है, और यहाँ पे क्या है, कॉइल्स होंगे। सो यहाँ पे लेट्स से ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कंसीडर कर रहे हैं। स्टेप अप मतलब क्या होंगे, यहाँ पे कॉइल कम होंगे, ठीक है, यहाँ पे कॉइल प्राइमरी में कम होंगे, और ये सोर्स लगा दिया। तो यहाँ पे कॉइल ज्यादा होंगे, है ना। तो यहाँ पे कॉइल ज्यादा होंगे, बहुत सारा कॉइल है लेट्स से, तो यहाँ पे कॉइल ज्यादा होंगे। सो दिस इज आउटपुट। सो यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है इसको सपोज E1 कहते हैं, यहाँ पे कुछ आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे दैट इज E2। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न से N1, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न से N2, इसको नंबर 1 कॉइल, इसको नंबर 2 कॉइल कह दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं इस तरह से, है ना। तो कह सकते हो। तो अभी ध्यान से देखना, ये जो है ना सोर्स, दिस इज AC सोर्स। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे स्विच को ऑन करोगे तो करंट फ्लो होंगे। कितना करंट नहीं पता, I1 कहते हैं। सो I1 करंट फ्लो हो रहा है इस कॉइल पे, बिकॉज ऑफ दैट इस कॉइल के अंदर क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होंगे, ठीक है, क्योंकि इस कॉइल पे करंट फ्लो हो रहा है। सो करंट फ्लो होने से इनसाइड द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होंगे। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से फ्लो करेंगे पूरा का पूरा आयरन कोर पे, ठीक है। ये जो है ना सॉफ्ट आयरन कोर, बिकॉज ऑफ दैट ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा आयरन कोर पे यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन यूज किया, ठीक है, वही पर्पस था, ताकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर, वही मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मूव करेंगे। तो बेसिकली इस कॉइल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सो इसमें जितना मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से बी है, सो इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होंगे, इसमें भी बी होंगे, सेम मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, फ्लक्स मिलेंगे ∅1। इस कॉइल पे जो फ्लक्स मिलेंगे उसको ∅2 कह दिया, लेकिन ये दोनों फ्लक्स के होंगे, ∅1 ∅2 इक्वल होंगे, है ना। तो हम लोग ∅ कह देते हैं दोनों को, क्योंकि दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है दोनों, क्योंकि सेम मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो फ्लक्स मतलब क्या है, BA cos थीटा। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम होंगे तो इसमें क्या होंगे कि ये जो फ्लक्स है दोनों इक्वल होंगे। तो इसमें जो फ्लक्स है ∅1, इसमें फ्लक्स ∅2, तो ये दोनों फ्लक्स ∅1 इक्वल टू ∅2 होंगे, और दोनों का हमने सपोज ∅ कहते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, तो आप बोलोगे दोनों कॉइल पे सेम मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो फ्लक्स है ना, यहाँ पे जो फ्लक्स मिला, क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो हुआ है। ध्यान से देखना, ये जो करंट I1 है ना, ये जो करंट है, कौन से करंट, I1, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेट्स से यहाँ पे AC सोर्स है ना, तो पहले 0 एम्पियर करंट, थोड़ी देर बाद 5 एम्पियर करंट हो गया, तो करंट इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब लिख देते हैं डायरेक्टली, करंट चेंज हो रहा है, थोड़ी देर बाद डिक्रीज भी होंगे, इंक्रीज डिक्रीज मतलब चेंज होना। तो करंट इंक्रीज होने से, चेंज होने से, अब बोलोगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे मिलेंगे वो भी चेंज होंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लिख देना अच्छे से। सो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होंगे। जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगे, फ्लक्स ∅ क्या होंगे, वो भी चेंज होंगे। तो अगर फ्लक्स ∅ चेंज होंगे तो आपको क्या मिलेंगे, EMF मिलेंगे। कितना मिलेंगे EMF, ये नंबर 1 है ना कॉइल, तो इसमें जो EMF है E1 कह दिया,
और इसमें जो EMF E2 कह दिया। सो इसमें जो EMF मिलेंगे E1 कह देते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस d∅1 डिवाइडेड बाई dt। लेकिन अभी d∅ लिखेंगे सिंपल, क्योंकि मालूम है हमें, है ना, ∅1 इक्वल टू ∅2 है तो ∅ लिख दिया, तो एक्चुअली यहाँ पे ∅1 होना चाहिए था। अभी देखो यहाँ पे एक कॉइल के लिए इतना सा है, यहाँ पे कितना कॉइल है क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, तो आप लोग लिख सकते हो इस तरह से, इसमें जो कॉइल है N1, इसमें कॉइल है N2। सो N1 एंड N2 कॉइल है। सो एक कॉइल के लिए इतना सा है फ्लक्स EMF। सो अगर यहाँ पे दो कॉइल होंगे तो इस केस में क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे नहीं पता कि कितना कॉइल है, तो आपने कह दिया N1 कॉइल है। सो यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, N1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, N1 से मल्टीप्लाई करोगे। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस N1 d∅ बाई dt लिख सकते हो, मतलब ∅ को हमने ∅1 को ∅ लिख दिया, इस तरह से आप लिख सकते हो। सो ये जो E1 है ना, E1 की वैल्यू कितना मिला, इतना सा मिला। सो E1 इज इक्वल टू माइनस N1 d∅ बाई dt मिल चुका, यह तक क्लियर है। तो इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अभी ध्यान से देखना, ये जो सेकेंड कॉइल है ना, सो सेकेंड कॉइल के केस में भी क्या होंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये करंट जब इंक्रीज होंगे, सो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज होंगे। सो बेसिकली यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगे, इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, मतलब चेंज होंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज होना मतलब आप बोलोगे कि जो फ्लक्स है ना वो भी चेंज होंगे, इंक्रीज डिक्रीज होंगे, मतलब चेंज होंगे। तो अगर फ्लक्स चेंज होंगे तो आपको मिलेंगे EMF। तो कितना मिलेंगे EMF, दैट इज इक्वल टू E2 कह दिया, दैट इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे d∅2 डिवाइडेड बाय dt लिखोगे और माइनस दोगे। लेकिन यहाँ पे एक कॉइल के लिए इतना सा, लेट्स से यहाँ पे कितना टर्न्स है, N2 टर्न्स है, तो यहाँ पे आप N2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो बेसिकली आप लिख सकते हो E2 इज इक्वल टू माइनस N2 d∅2 की जगह पे ∅ लिख दो। क्यों लिखोगे ∅2 की जगह पे ∅, क्योंकि ∅2 मतलब ∅, दोनों इक्वल है, ∅1 ∅2, तो ∅ लिख दिया। तो ये आपको मिल चुका। अभी देखो ये जो है ना, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अगर लेट्स से सपोज हमने क्या किया, इसको मिटा सकते हैं, अभी हमने क्या किया, नोट करते जाना वीडियो को पॉज करके। सो हमने क्या किया, लेट्स से जो इक्वेशन 2 है इसको डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से, तो आपको क्या मिलेंगे कि E2 डिवाइडेड बाय E1 मिलेंगे, व्हिच इज इक्वल टू माइनस N2 d∅ बाय dt लिखोगे और यहाँ पे माइनस N1 d∅ डिवाइडेड बाय dt लिखोगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये माइनस माइनस ये सब कैंसिल आउट होंगे, तो आपको क्या मिलेंगे, सिर्फ E2 डिवाइडेड बाय E1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1, इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। तो आपको एक इक्वेशन मिला। सो ये जो N2 बाय N1 है ना, सो इस N2 बाय N1 को क्या कहते हैं मालूम है, इसको कहते हैं टर्न्स रेशियो। ओके, टर्न्स रेशियो। एग्जाम में आपको बोलेंगे कि टर्न्स रेशियो इतना सा है, तो आपको कुछ निकलने देंगे अदर वैल्यूज, है ना। तो इस टर्न्स रेशियो को आप ऐसे भी बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्योंकि यही रेशियो के हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मतलब वोल्टेज को कितनी वोल्टेज चाहिए, है ना, कितने में से कितनी आउटपुट चाहिए, इसको आप लोग पहले ही डिसाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो N2 बाय N1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कॉइल लगाओगे, यहाँ पे कितना कॉइल लगाओगे, उस हिसाब से आपको आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज मिलेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल के हिसाब से। देखेंगे क्वेश्चन करने से आसानी से क्लियर होंगे। तो ये जो है ना, ये तो मिल गया अभी तक, ठीक है। अभी देखो हम लोग एक कंडीशन ले लेते हैं, तब ये जो I1 I2 है वो मिल जाएंगे हमें। कंडीशन क्या है, दैट इज आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है, इसको मिटाना होगा, ठीक है। सो आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन की मीनिंग क्या है कि एक्चुअली आप ऐसे समझो, ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन, ओके, आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन। सो इसका मीनिंग क्या है कि जो इनपुट पावर होंगे ना, इनपुट पावर, सो ट्रांसफार्मर की जो इनपुट पावर है दैट इज इक्वल टू अगर आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर, ठीक है। सो लेट्स सी ये ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे इनपुट पावर कितना है, लेट्स सी P1, आउटपुट पावर को आपने P2 कह दिया, ठीक है, इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर। सो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर होंगे, तो बेसिकली P1 इक्वल टू P2 होंगे, आप बोल सकते हो, ओके। तो आइडियल कंडीशन मतलब इनपुट पावर जितना होंगे आउटपुट पावर भी उतना। तो बेसिकली ऐसा भी बोल सकते हो, इनपुट एनर्जी जितना होंगे आउटपुट एनर्जी भी उतना। तो यहाँ पे जितना पावर होंगे यहाँ पे भी उतना पावर डेवलप होंगे। तो इस तरह की केस हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑफ दैट नाम क्या दिया, आइडियल दिया है ना, आइडियल सिचुएशन। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लॉस होंगे ना, तो यहाँ पे जितना पावर है, सपोज 100 वाट की पावर है, तो इसमें अलग पावर होंगे, कुछ कम होंगे, मतलब ज़्यादा भी नहीं हो सकता, इक्वल भी नहीं हो सकता रियल लाइफ में। लेकिन यहाँ पे आइडियल केस लिया तो मतलब यहाँ पे इक्वल हो सकता है, इसे हमने कंसीडर किया। क्यों नहीं हो सकता इक्वल, क्योंकि देखो जब भी यहाँ पे कुछ इनपुट दोगे, कुछ इनपुट आपने दिया, तो ये जो ट्रांसफार्मर है
प्लेट से ये गर्म होंगे, हीट लॉस होंगे, जो हीट लॉस होंगे तो आपने जो इनपुट दिया उसी में से लॉस होंगे हीट, है ना। सो आपने जो दिया था उसमें से थोड़ा सा हीट पे एंड थोड़ा सा साउंड पे, ट्रांसफार्मर कुछ एक साउंड करता है ना, जो साउंड एंड हीट पे वो लॉस हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट आपको नहीं मिलेंगे रियल लाइफ में। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि इनपुट इक्वल टू आउटपुट, क्यों लिख पाए, क्योंकि आइडियल कंडीशन है कि ऐसा हमने कंसीडर कर लिया कि लॉस नहीं हुआ। तो आइडियल कंडीशन मतलब एनर्जी इसमें लॉस नहीं हुआ, इनपुट जितना है आउटपुट भी उतना ही है। तो देखो ये जो है ना एनर्जी लॉस नहीं हुआ कंडीशन, तो इसमें इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर लिखा, लेकिन आपको मालूम है पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई, है ना। पावर मतलब वोल्टेज इंटू करंट। तो अगर आप वोल्टेज को V ना लिख के E लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, तो EI लिखोगे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे आप लिखोगे EI, लेकिन E1 I1 लिखोगे और इसको आप E2 I2 लिखोगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो E2 बाई E1 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाई I2 भी लिख सकते हो, है कि नहीं, इस तरह से, यस लिख सकते हो आराम से। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, I1 को नीचे लेके जाओ, E2 को इधर लेके आओ, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये जो आपको मिला E2 बाई E1 की वैल्यू क्या है, E2 बाई E1 की वैल्यू आपको मिल चुका है, दैट इज N2 बाई N1। अभी ध्यान से देखना, ये जो सिचुएशन है ना, इसमें अगर यहाँ तक तो ठीक है, तो इसमें अगर हम एक मल्टीप्लाई करें V, नीचे भी करना होगा V, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे पावर अगर जितना है यहाँ पे भी उतना ही पावर होंगे, तो इस केस में आप बोल सकते हो कि लेट्स से वोल्टेज ऐसे समझो कि यहाँ पे जो करंट है दैट इज I1, तो यहाँ पे करंट कितना होंगे, I2 होंगे ऑब्वियसली, तो इसमें करंट कितना होंगे, I2 होंगे। सो इसमें पावर कितना होंगे P1, इसमें पावर कितना होंगे P2, ठीक है। सो अगर I1 बाई I2 इक्वल होंगे तो इसका पावर बाई इसका पावर भी इक्वल होंगे, क्योंकि पावर मतलब वोल्टेज इनटू करंट होता है। तो यहाँ पे V डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे समझो कि यहाँ पे आइडियल कंडीशन है, मतलब यहाँ पे जितना वोल्टेज है यहाँ पे भी उतना ही वोल्टेज है। तो यहाँ पे वोल्टेज V1, यहाँ पे वोल्टेज V2, लेकिन दोनों इक्वल होंगे, तो हमने V भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो बेसिकली करंट इंटू वोल्टेज मतलब क्या होता है, पावर होता है। तो ये जो करंट इंटू वोल्टेज है, दोनों को अपने पावर लिख दिया, और इसमें भी नीचे पावर होंगे, लेकिन इसको P1 इसको P2 का होगा, ठीक है। इस तरह से कह सकते हो। तो करंट I1 बाई I2 इज इक्वल टू P1 बाई P2 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपने लिखा, यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इस तरह से कि E2 बाई E1 इक्वल टू क्या होता है, N2 बाई N1, ये तो अभी अभी मिला, इज इक्वल टू E2 बाई E1 मतलब क्या होंगे, I1 बाई I2 होंगे, एंड दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हो P1 बाई P2, ठीक है। I1 बाई I2 मतलब P1 बाई P2, इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, E2 बाई E1, N2 बाई N, तो I1 बाई I2, और एक लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, दैट इज P1 बाई P2 आप लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये कहानी। सो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको मिल गया। अभी लास्ट एक चीज देखना है, दैट इज पावर एफिशिएंसी। उसके बाद ये जो है ना फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इसको मिटाना होगा, ठीक है। तो कौन सी मिटा है, इसको मिटा देते हैं, नोट करते जाना, ठीक है। सो पावर एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है, सिंपल है। पावर एफिशिएंसी की मीनिंग कि ध्यान से देखना, पावर एफिशिएंसी, पावर एफिशिएंसी। सो पावर एफिशिएंसी की मीनिंग क्या है कि कितना आउटपुट पावर दे रहे हैं हमें, कितना आउटपुट पावर ट्रांसफार्मर दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय कितना इनपुट वो ले रहे हैं, है ना, कितना इनपुट पावर वो ले रहे हैं। तो ये जो आउटपुट पावर है ना, इसको आप बोल सकते हो P2 कह देते हैं, इनपुट पावर को P1 कह देते हैं, ठीक है। सो पावर एफिशिएंसी मतलब क्या बोलेगा, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, है ना। तो अगर आउटपुट पावर ज्यादा है तो इस केस में इनपुट पावर सपोज कम है, तो इस केस में पावर एफिशिएंसी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, इन एसेंस मोर देन 1 होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आउटपुट पावर लेट्स से अभी एग्जांपल ले रहे हैं 200 है, सो इनपुट पावर 100, तो आंसर कितना आएंगे 2 आएंगे। तो आउटपुट पावर ज्यादा होने से पावर एफिशिएंसी की वैल्यू मोर देन 1 आया, है ना। तो ये मोर देन 1 है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आउटपुट पावर ज्यादा कभी भी आपको नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने देखा आउटपुट पावर इतना सा जो भी है, इस केस में रियल लाइफ में नहीं मिल सकता, आइडियल केस में मिल सकते हैं ना, तो सिचुएशन के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने देखा कि पावर बाय पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, तो इस केस में ये रेशियो जो है ना, ये रेशियो 1 से ज्यादा होंगे। अगर सेम होंगे तो इस केस में क्या होंगे, 1 होंगे, है ना। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी लॉस होंगे। तो बेसिकली आउटपुट पावर ऑलवेज कम होंगे, यानी आप बोल सकते हो कि आउटपुट पावर की वैल्यू कम होना होगा, इनपुट पावर की वैल्यू ज्यादा होना होगा। तब रेशियो जो होंगे, तब रेशियो लेट्स से 50-100 है, यहाँ पे 200 है, तो इसमें रेशियो कितना आएंगे, दैट इज 1/2 आएंगे ना। तो ये 0.5 आया कि नहीं, तो लेस देन 1 आया ना, तो लेस देन 1 आ सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 नहीं आ सकते रियल लाइफ में, है ना। तो अगर एफिशिएंसी, ये जो पावर एफिशिएंसी है, अगर 1 है, तो आप क्या समझोगे
पावर एफिशिएंसी की वैल्यू 1 है, मतलब जितना वो ले रहा है इनपुट उतना ही दे रहा है आपको, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, एनर्जी लॉस होंगे साउंड की फॉर्म पे, हीट की फॉर्म पे, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग सीधा लिख सकते हैं पावर एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अभी ध्यान से लिखना, इसको अगर परसेंटेज में लिखना है सपोज परसेंटेज एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का सिंबल क्या है, इतना लिखते हैं, इस तरह से सिंबल लिख सकते हो। तो इसमें ये जो है ना, इसको अगर इफ यू वांट टू राइट इट इन परसेंटेज फॉर्म तो कैसे लिखोगे, आप सीधा यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलत हो जाएंगे ऑब्वियसली, है ना, तो 100 डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो आप वो नीचे भी करना होगा ना इस तरह से, तब सही रहेंगे। तो अभी देखो आपको मालूम है ये जो परसेंट सिंबल की मीनिंग है ना, इसका मीनिंग क्या है, 1/100 ऑलवेज 1/100 बार बार नहीं लिख सकता, तो हम लोग डायरेक्टली मतलब परसेंटेज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/100 जो है ना, ये P आउटपुट डिवाइडेड बाय P इनपुट इनटू यहाँ पे 100 लिखोगे, 1/100 की मीनिंग क्या है, परसेंटेज। तो बेसिकली ये जो पावर एफिशिएंसी है इसको आप इस तरह से परसेंटेज की फॉर्म पे भी लिख सकते हो, ठीक है ये। तो फिर लास्ट ये चीज है दैट इज व्हाट इफ नो ट्रांसफार्मर, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसे देखो एक्चुअली क्या है आइडिया, इस तरह से समझो कि लेट्स कंसीडर ये पावर स्टेशन है, ठीक है। सो हम लोग के असम में क्या है कि एक जगह है डिब्रूगढ़ करके, तो डिब्रूगढ़ जगह पे डिब्रूगढ़ है, तो डिब्रूगढ़ में एक पावर प्लांट है जहाँ पे पावर जनरेट करते हैं। सो पावर प्लांट का नाम था NTPS, नामरूप थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है NTPS। तो यहाँ पे नामरूप थर्मल पावर स्टेशन है, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ा मशीनरी होंगे जो भी है, तो वहाँ पे पावर प्रोड्यूस होंगे, तो वहाँ पे फ्यूल क्या लगेंगे, उन लोग यूज करेंगे जो रॉ मटेरियल दैट इज नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो यूज करेंगे, उसको वहाँ पे बर्न करके क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट नेचुरल गैस एंड ऑयल, ओके पेट्रोलियम। तो यहाँ पे क्या होंगे, एनर्जी जनरेट होंगे यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होंगे। सो लेट्स से यहाँ पे जो जनरेट हुआ इलेक्ट्रिसिटी कितना वोल्ट हुआ, ओके वोल्ट को आपने लेट्स से 10,000 कह दिया, सो बहुत ज्यादा होंगे, 10,000 से कम ज्यादा होंगे, है ना। तो बेसिकली बहुत ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होंगे इस जगह पे। आपका घर यहाँ पे है लेट्स से गुवाहाटी में कहीं पे इस तरह से, तो ये जगह है डिब्रूगढ़ से कुछ डिस्टेंस दूरी पे लेट्स से, और यहाँ पे आपका घर पे टीवी है लेट्स से, है ना, और फ्रिज भी जो भी अप्लायंसेस है। तो अभी देखो आपने क्या किया, इस पावर प्लांट पे जो पावर जनरेट हुआ कितना 10,000 वोल्ट, बहुत ज्यादा है, इसको 2 वायर से कनेक्ट करके अपने टीवी पे इस तरह से लगा दिया, तो क्या होंगे, ऑब्वियसली टीवी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो टीवी ना रहे ऐसा बोलोगे आप। तो ये जो है ना, ये जो वायर आपने कनेक्ट किया है पर डायरेक्टली, तो क्या हुआ कि 10,000 वोल्ट डायरेक्टली आपका घर पे आ गया टीवी पे, तो मतलब घर ही उड़ जाएंगे तब। तो उसके लिए क्या करते हैं मालूम है, ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करेंगे, वोल्टेज को कम कर सकते हैं अगर ज्यादा है तो, अगर कम है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर काम आएंगे, कैसे देखो, तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा दिया इस तरह से, है ना, तो इसमें क्या होंगे, ये जो ट्रांसफार्मर होंगे इसमें वो 10,000 वोल्ट की वोल्टेज को यहाँ पे एंटर करेंगे। सो यहाँ से कितना आउटपुट निकलेंगे, कम निकलेंगे, लेट्स से कितना निकला, लेट्स से इसे मान लिया 3,000 वोल्ट कह दिया, ठीक है 3,000 वोल्ट मतलब आउटपुट दे दिया आपको। सो इसने ज्यादा वोल्टेज को कम में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी देखो ये जो है ना ट्रांसफार्मर, इसको आप बोलोगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्यों स्टेप डाउन क्यों बोलोगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब क्या है कि वोल्टेज को डिक्रीज करके देंगे हमें। तो बेसिकली यहाँ पे कॉइल क्या होंगे, ज्यादा होंगे, सो इसमें कॉइल ज्यादा होंगे और इसमें कॉइल कम होंगे। सो प्राइमरी पे कॉइल ज्यादा होंगे, सेकेंडरी पे कॉइल कम होंगे। तो ये इतना सा वोल्टेज दे दिया, अगर अभी भी इसको इस वोल्टेज को टीवी पे कनेक्ट करोगे तो उस केस में भी ये डैमेज होंगे, है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट और एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा दोगे, है ना, इस तरह से। ये भी क्या होंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होंगे ये। और ये क्या करेंगे, 3,000 यहाँ पे इनपुट हो रहा है, तो ये आउटपुट कितना देंगे, हमें जितना चाहिए। जो टीवी है ना ये ऑपरेट कर सकते हैं 220 वोल्टेज पे, ठीक है। तो इतना होने से ठीक ठाक काम करेंगे, फ्रिज वगैरह जो भी घर पे अप्लायंसेस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3,000 इनपुट ले लिया और आउटपुट हमें कितना देंगे, ये 220 वोल्ट देंगे। तो हम लोग के घर पे जितना चाहिए वोल्टेज उतना ही देंगे हमें। तो देखते हो ना गांव में अपना जो एरिया है इधर उधर लोकेलिटी में जो ट्रांसफार्मर होते हैं, बिगर ट्रांसफार्मर, वो सब बिगर ट्रांसफार्मर, स्मॉलर ट्रांसफार्मर भी होंगे, वो यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे। और ये बिगर ट्रांसफार्मर जो एरिया लोकेलिटी में देखते हो ना वहाँ पे यूज करते हैं। सो ये जो बिगर ट्रांसफार्मर की अगल बगल में देखते हो दैट इज दिस ट्रांसफार्मर। तो इसने जो ज्यादा वोल्टेज था इसको रिक्वायर्ड वोल्टेज जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया, आपको जितना चाहिए उतना पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
तो अगर ये ट्रांसफार्मर ना होता तो क्या होता कि डिब्रूगढ़ से एनटीपीएस से डायरेक्टली कितना वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ट्रांसफार्मर ने हमें मदद किया, ठीक है, इजी। तो यही था, है ना, कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब अच्छे से क्लियर होंगे कि किस तरह से ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला को किस तरह से आप अप्लाई करोगे वो समझ पाओगे अच्छे से। और बोर्ड एग्जाम में वही चाहिए आपको, है ना, कि कौन सी फॉर्मूला कहाँ पे यूज होंगे और किस तरह से होंगे, है कि इजी है। तो और एक चीज मैंने देखा कि बोर्ड एग्जाम में ना इस टॉपिक में से मतलब क्या ही पूछेंगे, फॉर्मूला यही है, इसमें से कितना ही टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, 2-3 कुछ टाइप होंगे, उसी को अगर हम अभी कर ले तो बोर्ड एग्जाम के लिए आराम से प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। तो इसको सिंसियरली करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पेपर पेन लेके सॉल्व करने की कोशिश करो जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सो आप लोग ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है। ये क्वेश्चन 2016 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्या पूछा, द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर देकर रखे दैट इज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऐसे समझो कि इस तरह से एक ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे कॉइल होंगे। तो स्टेप अप मतलब क्या है, यहाँ पे कॉइल कम होंगे, है ना, यहाँ पे एक सोर्स कनेक्टेड है और यहाँ पे कॉइल क्या होंगे, ज्यादा होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेंगे E2 कहते हैं, इसमें जो वोल्टेज है E1, तो इसमें स्टेप अप है ना, E2 इज ग्रेटर देन E1 होंगे, ठीक है। सो इसमें आपको क्या पूछा कि ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज आल्सो 100। सो यहाँ पे जो टर्न्स है इसको अपने N1 कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 100 देकर रखा। N2 की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, वो निकलना होगा। सो आपको बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है ना N2 डिवाइडेड बाय N1 की वैल्यू वो आपको 100 देकर रखा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या तो टर्न्स रेशियो। आपको क्या पूछा और क्या दिया गया, द इनपुट वोल्टेज एंड द पावर आर 220 वोल्ट एंड 1100 वाट। सो इसमें जो इनपुट वोल्टेज है दैट इज कितना 220 वोल्ट देकर रखा, आउटपुट वोल्टेज नहीं पता, उसे निकलना होगा। इसमें जो इनपुट पावर है दैट इज कितना 1100 वाट है, ये सब देकर रखा इतना सा। और फिर इसमें जो पावर है उसको पी आउटपुट कहते हैं, उसे भी निकल सकते हो। अभी देखो पहला क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, यानी N2 का वैल्यू पूछा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल पूछा। तो आपको मालूम है कि देखो N1 बाई N2 की वैल्यू कितना है, N2 बाई N1 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 100 देकर रखा, N2 बाई N1 100। सो यहाँ से आपको N2 की वैल्यू चाहिए, इज इक्वल टू N1 इंटू 100 लिखोगे ना। सो N1 की वैल्यू देकर रखा क्वेश्चन में 100, N1 की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, तो यहाँ पे 100 लिखोगे। सो दिस इज नथिंग बट 10,000 लिख दोगे, 4 जीरो है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N2 की वैल्यू कितना है, इतना सा है 10,000, ठीक है। सभी इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा, द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ना, लेट्स से इसको I1 कह दिया, इसका वैल्यू पूछा। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसको आपने I2 कह दिया, इसका वैल्यू अभी नहीं पूछा। सेकंड क्वेश्चन में प्राइमरी कॉइल यानी I1 की वैल्यू पूछा, ठीक है। प्राइमरी कॉइल पे कितना करंट फ्लो हो रहा है सेकंड क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, I1 की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको मालूम है फॉर्मूला कि I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वही N2 डिवाइडेड बाय N1, तो वही फॉर्मूला लिखोगे, है ना। I1 बाय I2 इज इक्वल टू N2 बाय N1। तो यहाँ पे देखो I1 की वैल्यू चाहिए आपको, सो दैट इज इक्वल टू I2 की वैल्यू नहीं पता आपको, है ना। लेकिन ये जो N2 है ना, सो N2 की वैल्यू आपको पता है। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे I2 की वैल्यू नहीं पता है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट I1 की वैल्यू डायरेक्टली इससे नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो हम लोग सीधा इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V मतलब EI लिख दो। सो P1 मतलब E1 I1 लिखोगे, है ना, तो आपको I1 की वैल्यू चाहिए, तो ऐसे भी निकल सकते हो। तो P1 डिवाइडेड बाय E1 लगा दो। P1 मतलब इसमें कितना पावर है, दैट इज देकर रखा ना 1100। फिर E1 की वैल्यू 220 देकर रखा, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 11 1 जा 11, फिर 11 2 जा 22। सो दिस इज 5 होंगे ना, सो 5 एम्पेयर लिख देना। तो करंट की वैल्यू पूछा था आपको, इसमें कितना है होंगे, वो मिला आपको 5 एम्पेयर की करंट, ठीक है, अच्छे से लिखना आप लोग। फिर नंबर 3 क्वेश्चन में क्या पूछा, नंबर 3 क्वेश्चन में वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी। सो इसमें कितना वोल्टेज है, यानी E2 का वैल्यू पूछा, है ना। सो E2 का वैल्यू कैसे निकालोगे, E2 इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा ना। सो E2 का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, E2 बाई E1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 लिख सकते हो। अभी N2 बाई N1 की रेशियो देकर रखा विच इज नथिंग बट 100, ठीक है। और यहाँ से आप लिख सकते हो E2 इज इक्वल टू E1 इंटू 100 विच इज इक्वल टू E1 की वैल्यू कितना है 220, तो 220 इंटू 100 लिखोगे एंड दिस इज नथिंग बट 22,000 लिख दोगे और यहाँ पे वोल्ट लिख दो। सो इसमें वोल्टेज कितना होंगे, सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज डेवलप होंगे 22,000 वोल्ट। ध्यान से देखना इस पे, ये क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
तो स्टेप अप मतलब क्या है, स्टेप अप मतलब वोल्टेज को इंक्रीज करके देंगे। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज कितना है, ओनली 220, आउटपुट वोल्टेज कितना दिया इसमें 22,000, बहुत ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं ना हमें ये, यस। तो ये जो दिया इतना ज्यादा वोल्टेज क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे कॉइल की नंबर ज्यादा रखा है और यहाँ पे कॉइल के नंबर कम रखा। तो कॉइल के नंबर और ज्यादा रखोगे तो उस केस में क्या होंगे, ये जो वोल्टेज है और इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से जितना चाहिए उतना कॉइल लगा दो, है ना। तो ये तो हो गया। तो फिर नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस पे नंबर 4 में द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। तो I2 का वैल्यू पूछा, करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, अभी तो निकल सकते हो आराम से, है ना। तो I2 का वैल्यू क्या होंगे, अब लिख लो डायरेक्टली I1 बाय I2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1। N2 बाय N1 मतलब क्या है 100, यस। तो I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू आप लिख सकते हो, किधर गया I1, अभी भी मिला था, यस 5 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू आप 5 लिखो। तो फिर ये जो 100 है ना, इसको इस साइड लेके आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई I2 को इधर लेके जाओ, ठीक है। हमें चाहिए I2 की वैल्यू। सो ये कितना होंगे 0.05 होंगे, ठीक है। 100 का एडजस्ट करके सो I2 की वैल्यू इतना सा एम्पियर लिख देना, ठीक है। सो I2 की वैल्यू कितना मिला, इसमें करंट कितना प्रोड्यूस होंगे 0.05 एम्पियर। तो यहाँ पे देखो एक चीज, EMF कम है, वोल्टेज ज्यादा हो गया, और यहाँ पे करंट कम है, यहाँ पे करंट ज्यादा हो गया, ठीक है। तो उल्टा होंगे मतलब, ओके, इजीली कर सकते हो। सो I2 की वैल्यू पूछा था, आपको कितना मिला, इसमें कितना करंट फ्लो होंगे सेकेंडरी कॉइल पे, वो पूछा था, वो आपको मिला 0.05 एम्पियर लिख देना, ठीक है। 0.05 एम्पियर इस तरह से लिख देना। सो ये पूछा था। अभी लास्ट जो इसमें पूछा दैट इज पावर इन द सेकेंडरी कॉइल। तो इसमें कितना पावर जनरेट होंगे वो निकालना है, ये आपका होमवर्क है, 5 नंबर क्वेश्चन, इसे आपको करना है, ठीक है। सो इसको मैं मित्र अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसे सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको देखना, क्योंकि उस टाइप की क्वेश्चन एक JEE में भी पूछा था 2022 में, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे RMS वैल्यू भी मिलेंगे। तो इसमें ये जो क्वेश्चन हो गया ना, इसका वैल्यू मुझे बोलना कमेंट में। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इसे सॉल्व करते हैं, दैट इज ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 बोर्ड में, इजी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देखना। क्या पूछा, A step-up transformer has 200 and 3000 turns in its primary and secondary coil. So एक ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर किस तरह की है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब यहाँ पे कॉइल के नंबर कम होंगे और यहाँ पे एक AC सोर्स कनेक्टेड है इस तरह से, और यहाँ पे कॉइल के नंबर ज्यादा होंगे क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे आउटपुट है। सो इसमें जो EMF है कुछ है, इसमें जो EMF है इसको E2 कह दिया कुछ है। फिर इसमें जो टर्न्स है ना, पहला कॉइल में टर्न्स N1 कह दिया, और इसमें जो टर्न्स है N2, इसका वैल्यू 3000 देकर रखा और इसका वैल्यू 200 देकर रखा, ठीक है। तो कॉइल्स के नंबर देकर रखा। द इनपुट वोल्टेज गिवन इन द प्राइमरी कॉइल इज 90। तो इसमें जो वोल्टेज दे रहे हो आप कितना, 90 वोल्ट दे रहे हो। सो आपको निकलना क्या है, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। सो इसमें आउटपुट वोल्टेज कितना होंगे, मतलब E2 की वैल्यू वो निकलना है। तो नंबर 1 क्वेश्चन में आपको चाहिए E2 की वैल्यू, तो उसके लिए क्या करोगे, E2 बाई E1 इक्वल टू क्या लिखोगे, N2 बाई N1 लिखोगे। N2 मतलब क्या है 3000, N1 मतलब क्या लिखोगे, दैट इज 200। तो 0 कैंसिल आउट हो गया, तो आप लिखोगे 15 एम्पियर, मतलब 15 लिखोगे, है ना। सो अभी देखो E1 की वैल्यू देके रखा, आपको चाहिए E2 की वैल्यू, तो आप लिखोगे E1 इंटू 15। सो E1 की वैल्यू कितना है, दैट इज 90 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 9 5 से 45, 9 1 से 9 13 होंगे ना, ये 45 प्लस 4 इज 13, और यहाँ पे 0 लगा लो। सो इतना सा फॉल्ट होंगे। सो आउटपुट वोल्टेज पूछा था आपको कितना मिला, 1350 फॉल्ट मिला, ठीक है। इस तरह से फॉल्ट लिख देना। इनपुट वोल्टेज कम है, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है ना, 1350 है। सो ये जो इनपुट वोल्टेज कम है, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है, तो ये किस तरह के ट्रांसफार्मर में होता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन, क्या बोलेंगे, स्टेप अप, ठीक है। तो स्टेप अप में इंक्रीज होंगे, आप होंगे स्टेप अप, इंक्रीज होंगे ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होंगे, EMF, फाइन। फिर इसमें क्या पूछा, सेकंड क्वेश्चन में, द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 2 एम्पियर। तो इस सेकेंडरी कॉइल पे जो करंट फ्लो है I2 कह देते हैं, इसका वैल्यू 2 एम्पियर देकर रखा। आपको पूछा प्राइमरी कॉइल, इसमें कितना होंगे करंट की वैल्यू, ठीक है। I1 की वैल्यू पूछा नंबर 2 क्वेश्चन में, है ना। प्राइमरी कॉइल पे करंट कितना होंगे वो पूछा। आपको मालूम है I1 बाई I2, ओके। सो I1 बाई I2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 लिखोगे, यही फॉर्मूला है ना। I1 बाई 2 इज N2 बाई N1। तो यहाँ से देखो आपको क्या चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए, और ये आपको मालूम है N2 बाई N1 की वैल्यू क्या है, 3000 डिवाइडेड बाई 200 व्हिच इज इक्वल टू 5,
ओके 15 होंगे, यस 15। तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, I1 इज इक्वल टू I2 इंटू 15 लिखोगे। सो I2 का वैल्यू देके रखा 2, यस I2 का वैल्यू क्वेश्चन में देके रखा 2 और यहाँ पे 15 लिखोगे एंड दिस इज नथिंग बट 30 एम्पेयर लिख दोगे। तो बेसिकली यहाँ पे करंट कितना फ्लो होंगे, फर्स्ट कॉइल पे 30 एम्पेयर करंट, तो सेकंड कॉइल पे कितना होंगे 2 एम्पेयर करंट, ठीक है। तो करंट यहाँ पे डिक्रीज हुआ, लेकिन वोल्टेज क्या हुआ 90 था और इतना सा हो गया, तो वोल्टेज इंक्रीज हुआ लेकिन करंट क्या हुआ डिक्रीज हुआ। तो ऐसा ही होता है, वोल्टेज इंक्रीज होने से करंट डिक्रीज होंगे, ठीक है। तभी रेशियो मतलब बैलेंस होते रहेंगे रेशियो, ठीक है, इजी है। सो ये तो हो गया नंबर 1 एंड नंबर 2 क्वेश्चन, ओके। इसमें यहाँ तक ठीक है, 30 एम्पेयर मिला और 1350 मिला, ठीक है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सोल्व कर लेते हैं, वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मिटाना होगा, ठीक है। तो आप लोग खुद ट्राई करो, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को, ठीक है। ओके, ट्राई कर लो पहले। सो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, an AC voltage this much is applied to the primary coil having 200 turns of an ideal transformer। so यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है ना वो देकर रखा आइडियल ट्रांसफार्मर। so यहाँ पे कुछ कॉइल होंगे, तो यहाँ पे भी कुछ कॉइल होंगे, है ना। तो यहाँ पे एक सोर्स लगा कर रखा, तो फिर यहाँ पे आउटपुट कुछ मिलेंगे। तो इसमें जो टर्न्स है ना, सो ये है आइडियल ट्रांसफार्मर, मतलब इसमें जो इनपुट पावर है, आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब क्या है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर बोल सकते हो, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो इसमें जो इनपुट पावर P1 कहे तो आउटपुट पावर को P आउट कहे तो, ठीक है। तो यहाँ से आप वो भी लिख सकते हो, मतलब VI, मतलब पावर मतलब क्या है VI होता है, वो लिख सकता हूँ। देखो इसमें आपको क्या पूछा कि अप्लाई टू द प्राइमरी कॉइल हैविंग 200 टर्न्स। सो इसमें जो टर्न्स है N1 की वैल्यू दैट इज 200 टर्न्स देके रखा, इसमें जो टर्न्स है N2 की वैल्यू वो नहीं पता, ठीक है, 1000 टर्न्स देके रखा of an ideal transformer and it supplies a power of 5 kilowatt if the secondary coil has 1000 turns। so secondary coil में कितना टर्न्स है 1000 टर्न्स, ठीक है। तो यहाँ से आप नंबर रेशियो लिख सकते हो, N2 by N1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1000 डिवाइडेड बाय 200 लिखोगे। सो 0 0 कैंसिल हो गया तो 5 मिलेंगे ना, यस। तो नाम ये जो है टर्न्स रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन जो वो लिखते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे जो इनपुट पावर होंगे ना, इनपुट पावर को P1 कह दिया, इसका वैल्यू 5 किलोवाट देकर रखा। 5 किलो मतलब क्या है 1000, है ना, तो 5000 वाट। सो इनपुट पावर की वैल्यू कितना देकर रखा था 5 किलोवाट, किलो मतलब क्या होता है 1000, तो 1000 वाट लिख देना। सो बेसिकली 5000 वाट मिला इनपुट पावर, ठीक है, P1 कह दिया। सो आउटपुट पावर कितना होंगे वो हमें नहीं पता। और सेकेंड क्वेश्चन में पूछा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ओके। सो आउटपुट वोल्टेज निकाल लेते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसके बाद बाकी देखा जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है ना, इसमें जो वोल्टेज आप इनपुट कर रहे हो वो एक इक्वेशन के फॉर्मेट पे देकर रखा, दैट इज इक्वल टू कितना है, दैट इज इक्वल टू 140 साइन 100 पाई टी देकर रखा। तो अभी देखो ये जो वैल्यू देकर रखा ना 140 साइन 100 पाई टी, इतना सा, तो इतना सा वोल्टेज आप इस पे दे रहे हो। सो इसका मीनिंग क्या है, अभी और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देके रखा। सो यहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन निकल सकते हो कैसे। एक्चुअली जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट क्या था, वोल्टेज की फॉर्मेट E इज इक्वल टू E नॉट, याद है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी था, ठीक है। अगर आप E नहीं कहोगे तो V कह दो, और यहाँ पे E नहीं कहोगे तो V कह दो, है ना। तो यहाँ पे V नॉट लिखोगे। तो ये नंबर 1 के लिए है तो यहाँ पे 1 लिख दो, तो ये नंबर 1 के लिए तो यहाँ पे 1 लिख दो, है ना। इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो ना, V1 के साथ V1 कंपेयर, 140 के साथ V नॉट 1, है ना। फिर साइन के साथ साइन ओमेगा टी मतलब क्या, ओमेगा मतलब क्या लिखोगे, दैट इज 100 पाई, टी मतलब तो टी है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि V नॉट 1 इज इक्वल टू 140 और ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जिस तरह से V1 मिला, सो यहाँ पे भी मिलेंगे इस कॉइल पे। सो ये जो कॉइल है, इस कॉइल पे जो होंगे ना वोल्टेज, उसको आपने V2 कह दिया, एंड दैट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्चुअली V नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे V2 लिखा, तो यहाँ पे भी 2 लिख दो, सिमिलर टू दिस, मतलब यहाँ पे जैसे लिखा है ना, तो यहाँ पे भी इसके लिए भी लिख सकते हो। तो पहले हमें निकलना है कि इसमें कितना पावर होंगे। तो उसके लिए देखो, एक्चुअली पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको सीधा पूछा जाए जो आउटपुट वोल्टेज है। सो आउटपुट जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज को आपने सपोज यहाँ पे कुछ कह दिया V2, ठीक है। सो आउटपुट वोल्टेज को V2 कहते हैं, लेकिन उसको हम लोग RMS फॉर्मेट पे निकालेंगे। क्यों, कैसे निकालेंगे उसको देखना है।
तो आपको ये मालूम है कि जो फी आरएमएस वैल्यू होता है ना, फी आरएमएस, ई आरएमएस याद है, सो आप क्या लिखते थे, ई नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू, तो यहाँ पे फी आरएमएस निकल रहे हो तो आप लिखोगे फी नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू, ठीक है। तो आपको ये याद है ना कि आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, इस तरह से आई आर एम एस, फी आर एम एस या तो ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई रूट टू, ये था, है ना। तो यहाँ पे फी आर एम एस लिखा तो फी नॉट बाई रूट टू लिखा। तो यहाँ पे अगर फी आर एम एस 1 के लिए ले रहे हैं, लेट्स से 1 के लिए ले, यहाँ पे 1 रख दो, और यहाँ पे फी नॉट किसके लिए लोगे, 1 के लिए लोगे। तो अभी देखो यहाँ पे फी नॉट की वैल्यू कितना लेकर रखा है, 140, यस, डिवाइडेड बाय रूट टू की वैल्यू 14 मतलब 1.4। अगर ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई करोगे तो गलत होंगे, नीचे भी कर दो सही होंगे। तो आप क्या लिखोगे 1400 डिवाइडेड बाय 14 1 14, तो 0 मिलेंगे। तो बेसिकली फी आरएमएस 1 की वैल्यू कितना मिला, 100 वोल्ट मिला, ठीक है। सो ये जो नंबर 1 कॉइल है इसमें वोल्टेज कितना है, फी आरएमएस 1 के लिए दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट मिला। आपको चाहिए इसमें फी आरएमएस वैल्यू कितना होंगे, फी आरएमएस 2 में कितना होंगे वो चाहिए आपको, ठीक है। सो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल, ये नंबर 1 क्वेश्चन में ये पूछा, ठीक है। सो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल वही फॉर्मूला E2 बाई E1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 लिखोगे। तो अगर यहाँ पे E2 लिखोगे, E2 मतलब आरएमएस वैल्यू लिखोगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ E, और 2 है ना तो यहाँ पे 2 लिख दो, और ये है आरएमएस वैल्यू किसका, 1 के लिए 1 लिख दो एक, है ना, इस तरह से। सो N2 बाई N1 की वैल्यू मिल चुका जो है 5, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ई आरएमएस वैल्यू किसका चाहिए, 2 का चाहिए, दैट इज इक्वल टू ई आरएमएस वैल्यू 1 का इंटू 5 लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो ई आरएमएस वैल्यू 1 के लिए कितना मिला, यहाँ पे हम लोग ई यूज नहीं किया, फी यूज किया, तो यहाँ पे फी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी फी कर सकते हो, ई को फी कर दो। तो फी आरएमएस वैल्यू 1 के लिए कितना मिला, दैट इज 100, है ना। तो यहाँ पे 100 लिख दो और यहाँ पे इंटू 5 कर दो, सो बेसिकली आपको मिलेंगे 500 वोल्ट, ठीक है। सो फी आरएमएस की वैल्यू पूछा था आपको पहला क्वेश्चन में 500 वोल्ट मिला, ठीक है। इसे तो फी आरएमएस के पूछा है, इसे कैसे पता चला, वहाँ पे तो नहीं मेंशन किया आरएमएस, है ना, तो कैसे पता चला, यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन देकर रखा फी नॉट के देकर रखा, तो यहाँ से आपको ऑब्वियसली आरएमएस ही निकलना होगा। तो यहाँ पे इसके लिए आरएमएस वैल्यू निकाला, तो इसके लिए भी आरएमएस वैल्यू ही निकलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आरएमएस जैसे लिखा नीचे भी लिखोगे आरएमएस, इस तरह से करना होगा, है ना। तो ये तो मिल गया आरएमएस वैल्यू, या तो जो सेकंड कॉइल है इसमें कितना पोटेंशियल डेवलप होंगे, आउटपुट वोल्टेज होंगे, वो आपको मिल गया। अभी आपको चाहिए द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। मतलब क्या है कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मतलब ये जो है ना, इसको आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। सो यहाँ पे जैसे एक इक्वेशन मिला पहला कॉइल के लिए, सेकेंडरी कॉइल के लिए भी एक इक्वेशन मिलेंगे, सो उसी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो फी नॉट की वैल्यू चाहिए, जैसे यहाँ पे फी नॉट 1 की वैल्यू 140 है, तो यहाँ पे फी नॉट 2 की वैल्यू चाहिए, तो उसे कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए यहाँ पे कर देते हैं। देखो एक्चुअली फी आरएमएस वैल्यू 2 के लिए दैट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, फी नॉट, फी आरएमएस इज इक्वल टू फी नॉट बाय रूट 2, और यहाँ पे 2 के लिए है तो यहाँ पे फी नॉट 2 लगा दो। सो यहाँ से आपको चाहिए फी नॉट 2 की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, फी आरएमएस वैल्यू किसका, 2 का इंटू रूट 2 लिखोगे। रूट 2 मतलब कितना होता है, 1.4 होता है, डायरेक्टली 1.4 लिखो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है। सो ये जो फी आरएमएस वैल्यू है ना, इसका वैल्यू कितना मिला, अभी 500 मिला है ना। सो बेसिकली आप 500 इंटू 1.4 कर सकते हो, एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना होंगे 70 होंगे ना, 700, यस 700 लिख सकते हो, ठीक है। सो फी नॉट 2 की वैल्यू 700 दिया तो 500 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करने का मन है तो 500 लिख दो, है ना। 5 4 जा कितना होंगे 20, 5 1 5 6 7, तो यहाँ पे डेसिमल पे एक 0 एडजस्ट हो गया, ओके। तो इस तरह से कर सकते हो, फाइन, ओके। तो अभी देखो ये फी नॉट 2 की वैल्यू मिल गया, तो अभी इक्वेशन पे चाहिए ना, तो इक्वेशन पे देखो इसमें डायरेक्टली लिख देते हैं। सो इसके लिए चाहिए ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सो ये जो वैल्यू है फी 1 मतलब इक्वेशन, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ओके, किसके लिए, वोल्टेज के लिए। सो इसमें भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना होंगे, फी 2 होंगे। सो फी 2 को इक्वेशन के फॉर्मेट पे लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन के फॉर्मेट पे, आराम से लिख सकते हो अभी, है ना। तो फी 2 इज इक्वल टू, आप लिखोगे फी नॉट 02, फी नॉट 2 की वैल्यू कितना मिला 700, तो यहाँ पे 700 लिख दो, फिर साइन लिखोगे। अभी ओमेगा है, ओमेगा मतलब क्या मिला, दैट इज 100 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 100 पाई लिख दो, और यहाँ पे टी होंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे टी लिख दो। तो बेसिकली ये जो मिला आपको
यही पूछा था सेकंड बी पार्ट में, यही आपको फाइंड आउट करने दिया था। सो यहाँ पे जैसे ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इस कॉइल पे जो वोल्टेज है V1, इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू इतना सा है, इक्वेशन के फॉर्मेट पे देकर रखा। सो इसमें जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होंगे उसको भी आपने क्या किया, इक्वेशन के फॉर्मेट पे लिख दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन में कर सकते हो। सो ये तो मिल गया आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अभी जो इसमें लास्ट पार्ट पूछा, लास्ट पार्ट इज क्या है, दैट इज द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। जो सेकेंडरी कॉइल पे करंट कितना फ्लो होंगे। सो प्राइमरी कॉइल पे जो करंट फ्लो होंगे दैट इज लेट्स से I1, तो सेकेंडरी कॉइल पे कितना करंट फ्लो होंगे यहाँ पे लिख देते हैं। सो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I1, सेकेंडरी कॉइल पे कितना करंट फ्लो होंगे उसको लेट्स से I2 कहते हैं। अभी ध्यान से देखो, आपको बोला गया क्वेश्चन में कि आइडियल ट्रांसफार्मर है। सो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो आप क्या लिख सकते हो कि जो इनपुट पावर है, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर लिख सकते हो, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है, आउटपुट पावर लिख सकते हो, है ना। सो इनपुट पावर की वैल्यू कितना देकर रखा आपको क्वेश्चन में, देकर रखा इनपुट पावर जो है ना वो देकर रखा 5 किलोवाट, दैट इज नथिंग बट 500 वाट। सो इनपुट पावर की वैल्यू 500 वाट। देखो एक्चुअली क्या है, इनपुट पावर मतलब VI होता है, इनपुट मतलब VI, जो पावर है, पावर मतलब V इंटू I। सो यहाँ पे भी पावर मतलब क्या लिखोगे, VI लिखोगे, लेकिन इसमें इनपुट कैसे, तो यहाँ पे V1 I1 लिखा, यहाँ पे V2 I2 लिखा। सो ये जो इनपुट पावर है ना, इसका वैल्यू आप सीधा 5000 लिख सकते हो, लेकिन इसका वैल्यू क्या लिखोगे, V2 का वैल्यू मतलब देखो आपको लेना होगा, क्योंकि ये जो है ना ये कौन सी सर्किट है, AC सर्किट, AC ऑल्टरनेटिंग करंट। सो ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में हम लोग जो वैल्यूज लेते हैं ना RMS वैल्यूज कंसीडर करते हैं। सो V2 मतलब वोल्टेज है कॉइल 2 की, लेकिन इसमें आपको RMS वैल्यू मिला, तो यहाँ पे आप V2 की जगह पे VRMS वैल्यू लिखोगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ ये जो V है ना, इसकी जगह पे आप VRMS वैल्यू लिखोगे, क्योंकि अल्टरनेटिंग सर्किट है और यहाँ पे RMS वैल्यू आपको मालूम है, तो यहाँ पे RMS वैल्यू लिखोगे, है ना। तो RMS यहाँ पे 2 के लिए, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, इनटू करंट का वैल्यू क्या लिखोगे, करंट का वैल्यू RMS में ही लिखोगे, तो यहाँ पे 2 के लिए लिखोगे, करंट 2 लिख दिया बगल में, है ना। तो करंट के वैल्यू RMS में मिलेंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो करंट है पूछा, मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे RMS करंट कितना है वो निकलना है, ठीक है। तो RMS करंट निकलना है, क्यों RMS, क्योंकि बाकी चीजें RMS में मिला, है ना। तो अभी देखो ये जो है ना सिचुएशन, ये 2 स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये 2 मतलब नंबर 2 है, सेकेंडरी कॉइल वो समझ रहा है, ये 2, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, IRMS सेकेंडरी कॉइल के लिए जो कितना है दैट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 5000 डिवाइडेड बाय VRMS 2 लिखोगे, तो VRMS की वैल्यू कितना मिला, 500 मिला, है ना। सो VRMS की वैल्यू यहाँ पे 500 लिख दो, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 1 5 10 हो गए, तो 10 एम्पियर लिखना। तो बेसिकली ये जो कॉइल है ना सेकेंडरी कॉइल, इसमें कितना करंट फ्लो होंगे, 10 एम्पियर के करंट फ्लो होंगे, ओके। सो सेकेंडरी कॉइल पे 10 एम्पियर के करंट फ्लो होंगे, वो आपको मिल गया, राइट, ये पूछा था, ठीक है, कर सकते हो। सो इतना ही था आज के लिए। तो आप लोग इन क्वेश्चन को होमवर्क करना और मुझे बोलना कितना आंसर रहता है, कमेंट करना और कुछ डाउट है पूछना। और यहाँ पे एक काम कर सकते हो आप लोग, ये जो पावर P2 है ना, इसका वैल्यू फाइंड आउट करके बोलना मुझे। पावर P1 कितना है, 5000 वाट है। सो सेकेंडरी कॉइल पे कितना पावर डेवलप होंगे, है ना, तो उसको निकलना है, दैट इज P2 की वैल्यू निकलना है। आप निकल सकते हो, मुझे बोलना निकल के, अभी निकल लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। सो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक लास्ट टॉपिक बाकी है इस चैप्टर की, बाकी तो हो गया, दैट इज AC जनरेटर, ठीक है। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन चूज करके रखा बोर्ड एग्जाम की PY को, उसे भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद चैप्टर खत्म, फिर हम लोग रे ऑप्टिक्स जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे, वो आसान है चैप्टर, है ना। उसको भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, पहले टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद बोर्ड JEE की PY को भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके देखना, ठीक है, और प्लेलिस्ट को चेक करना अच्छे से, और वीडियो को एक लाइक कर देना, ओके। कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है।